अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा ये जो सेशन था वेबिनार, इसमें बेसिकली फोकस किया गया था ऑन दी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स एंड स्पेशली जो हमारी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है ई एस यूनिक सीरीज विद लेड एसिड बैटरीज, उसको ज़्यादा फोकस में रखा गया था। जो कल का सेशन था उसमें एरिक, जो हमारे एनर्जी स्टोरेज के मैनेजर हैं, उन्होंने इस पे डिस्कस किया कंपनी प्रोफाइल और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हाइब्रिड इन्वर्टर्स का। आज मेरा सेशन जो है वो बेसिकली बेस करेगा ऑन द रेजिडेंशियल ईएसएस, स्पेशली ईएस यूनिक और ईएस जी टू के ऊपर, उसकी बैटरी इंस्टॉलेशंस और जो बाकी इसके प्रोडक्ट्स हैं, क्या इंस्टॉलेशंस हैं, बैटरी इंस्टॉलेशंस, इसकी सेटिंग्स और स्पेशली सोलर को के साथ इसकी सेटिंग्स वगैरह, उस पर नॉर्मली फोकस होगा। इंस्टॉलेशन से लेकर कंप्लीट जो कमिश्निंग तक सारी गाइडलाइंस में होंगी। थर्ड जो मेन चीज़ है, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जो क्वेश्चन जो भी आपके होते हैं उनको चैट बॉक्स में करने बजाय जो क्यू एंड ए सेशन है, चैट बॉक्स है, उसमें करें ताकि वो इजी हो जाए फॉर हमारे लिए भी, ताकि हम उनको आंसर्स कर सकें, क्योंकि चैट बॉक्स में काफ़ी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का, जो है गूगल प्लस पाकिस्तान का रेजिडेंशियल ईएसएस, और जो कल हो गया मॉड्यूल 2 उसका है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग के ऊपर। आज का जो मेनली फोकस होगा वो होगा इन्वर्टर एंड बैटरी इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स, जो कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग्स इसकी इन्वर्टर की वो कैसे हैं, एप्लीकेशन से कैसे होंगी, उसकी कमीशनिंग एंड ऑल, बैटरी कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग, उसकी इंस्टॉलेशन से लेकर उसकी कमीशनिंग तक। तो बैटरी इन्वर्टर एंड बैटरी इंस्टॉलेशन जो है उसमें पहले तो जो हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं इस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल भी हैं, वो ई एस जी टू, ई एस यूनिक और ई टी प्लस। ई एस जी टू 3 से 6 किलोवाट एल बी। नॉर्मली ई एस जी टू जो है वो लिथियम आयन के साथ ज़्यादा कंपेटेबल है, नॉट विद लेड एसिड बैटरीज। और ई एस यूनिक जो है, जो अभी कंपेटेबल किया गया है विद लेड एसिड बैटरीज और अदर बैटरीज के साथ भी, आप इसका कोई बैटरी लगा के इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ई टी प्लस, ई एस जी टू और ई एस यूनिक ये सिंगल फेज लो वोल्टेज में है, और ई टी प्लस जो है वो 3 फेज हाई वोल्टेज बैटरीज में आता है। इसकी जो वोल्टेज रेंज है हाई वोल्टेज में वो 180 से 600 वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली, इतनी इसकी जो बैटरी रेंज है। नॉर्मली जो हमारा आज फोकस होगा वो होगा ई एस यूनिक सीरीज के ऊपर, जो 8 एंड 12 किलोवाट में, 8 to 12 किलोवाट में आता है, और ई एस यूनिक में एक 6 किलोवाट का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के ऊपर आते हैं। तो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिलेगी, जिसमें स्टार्टिंग में एलसीडी नहीं है। एलसीडी के अलावा इनके ऊपर 3 एलईडी इंडिकेशंस और बैटरी इंडिकेशन है, जिसमें बैटरी की लाइफ एसओसी की इंडिकेशन है, साथ में सिस्टम की लाइट, सिस्टम, फिर बैकअप की लाइट, और फिर कम्युनिकेशन जिसे वाईफाई की लाइट कह सकते हैं वो है। सबसे पहले सिस्टम की लाइट इंडिकेट कर रही होती है। इसमें दो फंक्शन है कि यार सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या सिस्टम इस टाइम फॉल्ट में है, रनिंग में नहीं है, वेटिंग स्टेट में है। वो है बैकअप की लाइट, नॉर्मली स्टेबल रहेगी। इन केस अगर बैकअप पे जाता है सिस्टम किसी वजह से, उस टाइम पे ये बैकअप की लाइट को ऑन कराएगा। फिर इसकी बैक साइड पे जो इसका बैक लुक है उसमें आपके आ जाता है हीट सिंक्स वगैरह हैं, और बैटरी जो, सॉरी, इसकी बैक प्लेट की जो जगह है वो, इसके नीचे आपका एक डीसी स्विच, सॉरी लेफ्ट साइड पे डीसी स्विच, इसके जो एम सी फोर कनेक्टर्स हैं वो, प्लस बैटरी कनेक्टर, और ये सारी चीज़ें विद 3 फैंस जो इसके दिए गए हैं फॉर जो आपकी हीट सिंक है उसको हीट डेसिपेशन के लिए। और इसमें जो मेनली इसमें चेंजिंग है वो है कॉम नंबर 12। अगर देखें इसमें ये जगह जो है, यहाँ पे इसमें डिफरेंट आपके पीएमएस कम्युनिकेशन, आपकी सीटी कम्युनिकेशन, आपकी मीटर कम्युनिकेशन, आपकी पैनल किट, वो सारे इस बॉक्स के अंदर आते हैं। और थर्ड पार्ट इज जो इसका एसी आउटपुट है, इसमें सेम, इसमें एक ऑन ग्रिड पोर्ट है, जिसमें जो एसी इनपुट जिसे कहते हैं डिफरेंट इन्वर्टर्स में एसी इनपुट, और दो एसी आउटपुट्स हैं, एक बैकअप पोर्ट, एक इसकी हैवी लोड पोर्ट, हाई लोड पोर्ट प्लस लो लोड पोर्ट इसमें अवेलेबल है। लेकिन हाई लोड को आपको एक्टिव करना पड़ता है, उसके दो मकसद हैं। एक उसमें जनरेटर का है कि अगर आप इन केस उसमें जनरेटर अटैच करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली सा जनरेटर हो जाएगा, या आप उसका एज अ लोड भी यूज कर सकते हैं।
हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में इसके बैटरी टर्मिनल, कम्युनिकेशन पोर्ट, ईएमएस कम्युनिकेशन पोर्ट, मीटर कम्युनिकेशन पोर्ट, उसके बाद सीटीज। पहले ये होता था कि सीटी आपको मीटर के साथ पहले लगानी पड़ती थी। अब इसके अंदर जो एक सीटी का ऑप्शन है वो इसके अंदर कर दिया गया है। अगर आप पैरेलल लगाएंगे तो फिर मीटर अटैच करना पड़ता है। और बाकी इसके एसी टर्मिनल, बैकअप पोर्ट, हीट सिंक वगैरह इसकी प्रॉपर है ताकि हीट डिसिपेट प्रॉपर हो सके और ओवर हीट टेम्परेचर पे ना जाए। हार्डवेयर सब। अच्छा, ये जो आपका सारा था ये ES-D2 और ES यूनिक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो आपका है ये ET+ 5 to 10 किलोवाट जो 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर हाई वोल्टेज में है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें ऑन ग्रिड पोर्ट, बैकअप पोर्ट उस तरीके से और इसमें आपकी सीटी के बजाय आपका मीटर आ जाता है, स्मार्ट मीटर। जो स्मार्ट मीटर आप कनेक्ट करेंगे वो अनबैलेंस्ड लोड के साथ भी चलाएगा आपका और कम्युनिकेट करेगा। इसमें जो ET+ में जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये अनबैलेंस आउटपुट पावर के साथ है। इन केस आपका किसी जगह पे लोड हर फेज पे डिवाइड नहीं है तब भी ये आउटपुट अनबैलेंस आउटपुट पावर दे सकता है। सेकेंडली बाकी ये सेम है इसमें। जो ET 10 किलोवाट इन्वर्टर है हाई वोल्टेज में, इसमें फैंस नहीं आते। इसमें बाकी चीजें उसी तरीके से PV कनेक्टर्स हो गए और बैकअप पोर्ट वगैरह सब कुछ। और इसमें एक चीज जो है ये EMS पोर्ट ये थर्ड पार्टी डिवाइसेस के लिए रखी गई है। इन केस कोई अपना लॉगर लगाना चाहता है या जो इसका कंपेटेबल करा के मॉडबस के थ्रू वो EMS के थ्रू यहाँ से किया जा सकता है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लगा सकता है। जो इंस्टॉलेशन के लिए रिकमेंडेड टूल्स होते हैं वही हीट सिंक, ड्रिलिंग, क्लिपर्स और स्ट्रिपर्स वगैरह और बाकी चीजें उसी तरीके से हैं। अदर दैट जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की स्टेप गाइड है, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन, फिर अर्थिंग की केबल, फिर PV केबल कनेक्शंस, बैटरी कनेक्शंस, AC केबल कनेक्शन, कम्युनिकेशन कनेक्शंस एंड देन आपका जो है वो कनेक्शन है। और इसमें यही एसेसरीज चेक भी आ जाता है। जो एसेसरीज चेक में अगर देखें तो क्या क्या चीज़ें इसके साथ अवेलेबल आपको मिलेंगी, इसमें A to Z हर चीज़ अवेलेबल होगी। इसके अंदर कोई चीज़ ये नहीं है कि आपको खरीदनी पड़े। इसमें इवन स्क्रू से लेकर सीटीज तक सब कुछ इसके अंदर है। आपकी इन्वर्टर, इन्वर्टर माउंटिंग प्लेट, स्क्रूज, इवन नट्स, बैटरी टर्मिनल्स और जो आपके AC टर्मिनल्स हैं उसके, और DC MC4 कनेक्टर्स, कम्युनिकेशन पिन कनेक्टर्स, केबल्स, लेड एसिड का टेम्परेचर सेंसर जो है वो, ये एक एडिशन चीज जो इसमें रखी गई है वो। उसके बाद BMS केबल और सीटी। जो सीटी है पहले ये आता था कि आपकी एक मीटर आता था, मीटर का सीटी उसे मीटर कम्युनिकेट कराना पड़ता था। अब डायरेक्टली सीटी रख दी गई है जो 10 मीटर की केबल के साथ है। आप डायरेक्ट सीटी को कनेक्ट कर देंगे विद जो इन्वर्टर है उसका। आपका ये 2 पिन कम्युनिकेशन कनेक्टर है, ये यूज हो जाएगा उसके लिए। और सीटी इसके साथ आप उसमें अटैच कर सकते हैं और इसके साथ सीटी लगाना मस्त है। इसके बाद इंस्टॉलेशन आ जाती है कि आपने एंगल जो नॉर्मली होता है उसको बहुत ज़्यादा है कि एंगल देखा जाए किस तरीके से एंगल है। एंगल का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। टिल्ट ना हो, टेढ़ा ना लगा हो, क्योंकि टेढ़ा लगा होगा तो वो फिर भी आपकी साउंड बहुत ज़्यादा करेगा एक तो, फिर सेकेंडली आपका हीट बहुत ज़्यादा होगा। तो उसका ये है कि स्ट्रेट लगा होना लाजमी है। अच्छा है कि थोड़ा सा बैक एंड पे 15 डिग्री का एंगल हो, लेकिन ताकि नीचे थोड़ा शॉर्ट हो, लेकिन वो अगर नहीं भी है तो उसको इतना जरूरी नहीं है जितना आपका स्ट्रेट लगाना जरूरी है। फिर सेकेंडली हर इन्वर्टर की लेफ्ट, राइट, अप साइड और बॉटम पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। जो नॉर्मली रिकमेंडेड है वो 200 mm है साइड्स पे, ऊपर से 300 mm और नीचे से 500 mm। यहाँ पे अगर इतना आप डिस्टेंस देंगे तो आपका वो अवर टेम्परेचर का इशू नहीं आएगा, हीट नहीं होगा और परफॉर्मेंस अच्छी देगा। क्योंकि नॉर्मली एक कंप्लेन आती है कि हमारा इन्वर्टर हीट अप बहुत हो रहा है और जिस हम साइट्स को देखते हैं, जिस हम पिक्चर्स आती हैं हमारे पास, वो होता है कि यार बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है या बहुत ज्यादा ऊपर करके छत के साथ लगा दिया गया, टोटली 6 इंच का गैप दे के। तो वो भी नहीं, थोड़ा सा गैप दें। रिकमेंडेड 300 है, आप थोड़ा ज़्यादा दें ताकि आपकी वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। जो आपका इन्वर्टर है हाइब्रिड हो गया, ऑन ग्रिड हो गया, कोई भी है आपका, बेसिकली उसके नीचे फैंस लगे होते हैं, वो हीट एस्पेक्ट ऊपर की तरफ से करवा रहे होते हैं। जबकि हम नॉर्मली इंस्टॉलर्स को देखा है वो जाके ऊपर छत के साथ लगा देंगे कि यार DB है, DB के ऊपर लगा दिया थोड़ा सा ऊपर करके कि यार वो ना हो, लुक ऐसी आ जाए, लुक अच्छी आए। लेकिन उसमें ये हो रहा था कि ऊपर से हीट एस्पेक्ट नहीं हो रही होती और वो टेम्परेचर का इशू आना स्टार्ट हो जाता है और डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये फैक्टर भी है जो हम देखते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में नॉर्मल बेस प्लेट के 4 स्क्रूज और वो उसके साथ आप
हैंग कर सक करेंगे। इसमें एक सेफ्टी लॉक है उस जगह पे जहाँ पे अगर आपका वो खतरा है कि ये चोरी हो सकता है, कोई ऐसा मसला है, तो आप यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन दिया गया, लॉक अप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है कि अगर जरूरत है तो। कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है, आउटसाइड लगता है, वहाँ पे इशू हो सकता है, तो वहाँ पे आप इसको लॉक कर सकते हैं। फिर फर्स्ट इन्वर्टर इंस्टॉलेशन की आगे, इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के बाद हमारा था कि हमने पी केबल, अर्थिंग की केबल को कनेक्ट करना है। अर्थ की केबल को कनेक्ट करना लाजमी है फॉर सेफ्टी पर्पज एज वेल। तो इन्वर्टर की बॉडी को अर्थ करने के लिए राइट साइड पे जहाँ पे आपका सीरियल नंबर लिखा होता है उसके साथ एक स्क्रू होता है, वहां पे आप इसकी बॉडी को अर्थ करेंगे। उसके बाद आ जाता है एसी केबल इंस्टॉलेशन। एसी केबल इंस्टॉलेशन कवर है उसका, स्पेशली ये जो मेन आपका कवर है, इसको थोड़ा सा इशू करते हैं कि इनसे ओपन नहीं हो रहा था, तो इसका स्क्रू स्क्रू ओपन करेंगे, साथ ही इसको प्रेस करके नीचे वो करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसके इंटरनल जो आपकी एसी केबल कनेक्शन है, अगर उसको देखें तो इसमें आपको जो पोर्ट्स, स्पेशली जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स आपको तीन पोर्ट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें एक ऑन ग्रिड पोर्ट, एक ऑन ग्रिड पोर्ट, एक बैकअप पोर्ट और एक जनरेटर पोर्ट आपको मिलेगी। ऑन ग्रिड पोर्ट तो इनपुट कनेक्शन हो गया, साथ ही आपका आ गया अर्थ का कनेक्शन। थर्ड आपका आ जाता है बैकअप पोर्ट। बैकअप पोर्ट आपका क्रिटिकल लोड है, या इसको लो लोड कह लें, जो ऑप्शन आता है लो लोड का। लो लोड आप इसे कह सकते हैं। लो लोड में आपके वो कनेक्शंस जो क्रिटिकल लोड में आप इसको रखते हैं, जो आप उस टाइम पे चलाना चाहते हैं जिस टाइम पे लाइट ना हो, क्योंकि जिस टाइम तक ग्रिड अवेलेबल होगा सारी पोर्ट्स इनेबल होंगी, जैसे ही ग्रिड ऑफ होगा तो आपकी सिर्फ और सिर्फ बैकअप पोर्ट इनेबल रह जाएगी, बाकी सारी पोर्ट्स को कट ऑफ कर देगा। जेन पोर्ट जो है इसको रखा गया है, इसके दो मकसद रखे गए हैं। एक तो आपका हैवी लोड जैसा एसीज हो गए या ऐसी चीज जो आप उस टाइम पे कट ऑफ करना चाहते हैं जिस टाइम पे लाइट चली गई है, तो हैवी लोड आपका इस पे आ जाता है। अगर आप इसको एज हैवी लोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये हैवी लोड भी के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाएगी, और अगर आप इसको लाइक जनरेटर कनेक्ट करना चाहते हैं कि यार मेरी बिजली जाए तो जनरेटर ऑन हो जाए, तो आप इस पोर्ट पे जनरेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो लोड होगा सिर्फ बैकअप पोर्ट बन जाएगा, रह जाएगा, और जनरेटर पोर्ट आपका जनरेटर कनेक्ट होके सारा कुछ चलाएगा। तो ये एक इसका जो पोर्ट है, इसके दो मकसद हैं, जिसमें से एक लोड और एक जनरेटर। और इसमें जो मेनली जो इनपुट ऑप्शन है, जिस तरह नीचे वाली पोर्ट्स में इनपुट ऑप्शन रखा गया है और साथ जनरेटर का इनपुट है, तो इसे नीचे है, उसको लोड भी कर सकते हैं, तो लोड भी नीचे से ही निकलेगा। बैकअप पोर्ट को ऊपर इसका दिया गया ताकि वो थोड़ा सा इसके साथ डिफरेंस भी दे। थर्ड आ जाते हैं इसी केबल इंस्टॉलेशन के ऊपर। इंस्टॉलेशन करने के बाद इसमें आपको एक वाटर प्रूफिंग की सील मिलती है, जो पैकेजिंग में आती है, जो हम नॉर्मली इंस्टॉलर मिस कर देते हैं कि वो साइड पे पड़ी होती है। तो वो करने के बाद इसके ऊपर वो सील लाजमी लगा दें ताकि पानी का खतरा ना रहे इसमें। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो इस टाइम पे हम लोग देखते हैं उसमें आता है कि हम नॉर्मली जिस टाइम पे केबल कनेक्शन करते हैं, एसी केबल कनेक्शन करते हैं, तो एसी केबल्स के जहाँ पे हम कनेक्टर लगा रहे हैं वहां पे हम टेपिंग करते हैं। टेपिंग ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि टेप जो है जब भी केबल हीट अप होगी या इन्वर्टर हीट अप होगा तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, और उससे फायर हैजर्ड का इशू रहता है, एक डर रहता है, रिस्क है। तो उससे बचने के लिए आप बेहतर है हीट सिंक जो है वो यूज करें, ताकि वो जो आपका खतरा है वो ना रहे। नॉर्मली मैंने जगह देखा है कि मेरे पास डिफरेंट केसेस आए हैं, उसमें आप आपका एसी कनेक्टर जला हुआ है और उसमें यही था कि आपकी जो टेप लगी हुई है वो उसमें आग लग गई, या उसमें वो मेल्ट होने की वजह से उसने कनेक्टर को भी डैमेज कर दिया। तो वो जो आपकी टेप है वो ना यूज करें, उससे बेहतर है आप हीट सिंक यूज कर लें, तो वो आपको इस तरह के मसाइल से भी बचाएगी। नॉर्मली जो आरसीडी स्पेसिफिकेशन है एसी केबल की, वो अगर आप देखें तो 300 mA की मिली एम्पेयर स्पेसिफिकेशन आरसीडी की है, देती है 8, 10 और 12 ईएस यूनिट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर 30 मिली एम्पेयर। उसके बाद आपके आ जाता है डीसी केबल कनेक्शन आ जाते हैं, इसमें दो एम्पीपीटीज आ जाती हैं, और डिफरेंट हैं। 10 में आपको हर पे दो दो इनपुट मिल जाएंगी, 6 पे आपको एक एक, दो एम्पीपीटीज के ऊपर एक एक इनपुट मिलेगी, तो वो डिफरेंट उसके साथ आपको इनपुट मिल जाएगी। और इसमें भी जो MC4 हम करते हैं उससे प्रॉपरली पंच नहीं किया जाता, जिससे या तो अर्थिंग लीकेज के इश्यूज आते हैं, या फिर एक इशू आता है कि नॉर्मली एक दो केसेस में ऐसा हुआ है कि आपने इन्वर्टर लगाया इंस्टॉलर्स ने, और इन्वर्टर ऑन ही नहीं हो रहा।
जब इन्वर्टर ऑन कर रहे हैं और आपका जो वोल्टेजेस हैं वो ड्रॉप कर देते हैं फौरन ही, उससे एकदम से पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है कि यार इन्वर्टर खराब है। तो जब उसको देखा जाता है तो उसमें ये होता है कि एमसी4 आपके प्रॉपर्ली पंच नहीं है, जिसकी वजह से जैसे ही ऑन लोड जाता है इन्वर्टर, तो आपका वो ड्रॉप कर जाता है, वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा और इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। तो ये एक इशू नॉर्मली फेस करने को आया है, जिसमें इंस्टॉलर जो है वो नहीं कर रहे होते, प्रॉपर्ली पंच नहीं कर रहे होते। मतलब हम नॉर्मली देखा है कि आप प्लास से या उससे पंच कर दिया जाता है नॉर्मल इंस्टॉलर्स, तो वो नॉर्मली उसके जो पंचिंग टूल है उससे इस्तेमाल किया जाए तो आपका ये इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर बैटरी कनेक्शन, बैटरी का टर्मिनल अलहदा है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है और यूज करके उसको कनेक्ट कराया जा सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन पोर्ट में जैसा कहा था, कम्युनिकेशन पोर्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल जो है उसमें चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। उसमें अगर उसकी इनपुट पोर्ट को दिखाएं तो कुछ इस तरह की लुक है उसमें। सबसे पहले आपकी दो पोर्ट ऊपर मिलती हैं, जिसमें आपकी पैरेलल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर आपने पैरेलल करना है इन्वर्टर्स को तो वो पैरेलल हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद और यही पोर्ट आपकी लोकल अपग्रेडिंग के लिए भी यूज होती है, लेकिन ज़्यादातर ये पैरेलल ऑप्शन के लिए ही ज़्यादा यूज की जाती है। फिर इसकी बीएमएस कम्युनिकेशन पोर्ट जो बैटरी के साथ बीएमएस कम्युनिकेट करेगी। आपकी सीटी पोर्ट, इसकी 1 और 2, 1 इज पॉजिटिव एंड 2 इज नेगेटिव स्पेशली। ये आपकी यहाँ पे सीटी अटैच होगी, क्योंकि सर सीटी आती है तो सीटी 1 और 2 पे अटैच होकर आपका इंटरनली कम्युनिकेशन हो जाएगी। इसमें एक चीज़ जो है मेजरली वो ये है कि अगर आप लेड सॉरी लिथियम आयन बैटरीज यूज नहीं कर रहे हो, लेड एसिड बैटरीज यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए क्योंकि बीएमएस का होता नहीं है उसमें, ये जो 24 नंबर पिन है, इसमें आपकी टेम्परेचर सेंसर की ऑप्शन है कि आप टेम्परेचर सेंसर इसमें लगा के बैटरी का टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं कि बैटरी से कितने टेम्परेचर पे चल रही है, क्या है, वो सारा कुछ यहाँ से मॉनिटर हो सकता है। और टेम्परेचर सेंसर आपकी एक्सेसरी बॉक्स में आता है, तो आपने सिर्फ उसको प्लग एंड प्ले करना है तो वो हो जाएगा। फिर जो, हाँ सॉरी, इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप मीटर लगा रहे हैं तो मीटर का 19 एंड 20 के ऊपर मीटर इंस्टॉलेशन आएगी। और मीटर इंस्टॉलेशन की जो गाइडलाइन है वो यही है कि आपका और का एसी कनेक्शन, और उसमें जो मेन चीज़ है सीटी की डायरेक्शन जो है, नॉर्मली हर इन्वर्टर हर ब्रांड की अपनी है। कुछ हाउस टू लोड कहते हैं, कुछ हाउस टू ग्रिड की तरफ लेके जाते हैं। तो हमारा जो है, जो गुड्डी कहता है कि हाउस से ग्रिड की तरफ, गायरो डायरेक्शन ग्रिड की तरफ होना चाहिए। फिर बीएमएस और स्मार्ट मीटर कम्युनिकेशन के लिए जो आपकी वायरिंग है कैट 6 की, वो इस तरह मेंशन है, वो इस तरीके से आप यूज करेंगे, ऑरेंज वाइट और ये सारा कुछ इस तरीके से। फिर आपका आ जाता है वाईफाई कम्युनिकेशन। वाईफाई मॉड्यूल जो है वो अटैच होता है कॉम पोर्ट के साथ। इसके अलावा अब वायरिंग डायग्राम जो मेनली है इसकी ईएस सीरीज की, उसमें आपका बैटरी आ गई, बैटरी डीसी कनेक्शंस आ गई, उसके बाद एसी कनेक्शंस आपके, उसके बैकअप की कनेक्शंस, मीटर कनेक्शन, लोड आपने कौन कौन सा देना है, लोड आपने हैवी लोड पे कौन सा रखना है, लो लोड पे कौन सा रखना है, और सिटी की डायरेक्शन स्पेशली लोड टू ग्रिड होनी चाहिए। ये इसमें आ जाता है हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के अंदर, इन्वर्टर सिस्टम फाइल। ऑन करने से पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं वो यही है, नॉर्मली हर इन्वर्टर वाले यही बताते हैं और सारे कॉमन ही होते हैं, जिसमें आपका एसी कनेक्शन चेक करना, एसी ब्रेकर को चेक करना, ऑन ग्रिड के ब्रेकर को चेक करना, उसमें वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं, वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा, कोई डीसी स्विच को चेक कर लेना, डीसी स्विच ठीक है। उसके बाद ब्रेकर्स को चेक कर लिया, बैटरी को चेक कर लिया, थोड़ा सा वोल्टेज जो हम नॉर्मली चेक करते हैं वो चेक करने के बाद आप इसको ऑन करें। और इसमें कोई इश्यू आ जाता है वो फिर आप उसको सोलर गो के साथ उसमें बाकी सेटिंग्स होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के बाद जो है चीज़ें देखनी होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं बैटरी इंस्टॉलेशन के ऊपर। बैटरीज दो किस्म की हैं। लो वोल्टेज बैटरीज में लिनक्स ए जो 48 वोल्ट है, और लिनक्स FG2, ये स्टैकिंग में आती है कुछ इस शेप में, और ये तकरीबन 9 सेल्स जो है ये एक जगह पर कनेक्ट हो सकते हैं। और ये हाई वोल्टेज बैटरीज जो है हमारी लिनक्स FG2 है। ये हमारे जो ET सीरीज का, ET+ सीरीज जो इन्वर्टर है उसमें यूज होता है। उसके बाद
जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन है लिनक्स ए का, उसमें बेसिकली जो वन आपके दो हैंगर्स हैं जहाँ से आप लिफ्ट कर सकें इसको, पी टर्मिनल आ जाता है, इसको अर्थ करना लाजमी है बैटरी को। फिर पावर इनपुट आउटपुट्स आ गई, पावर बटन आपके आगे ऑन ऑफ के लिए, इंडिकेटर्स जो आपको बताते हैं कि बैटरी स्टेटस क्या है, इसकी एसओसी क्या है, इस टाइम रनिंग में है, अलार्म दे रहा है, व्हाट्सएवर, वो सारा कुछ इंडिकेटर से पता चल जाएगा। फिर कम्युनिकेशन पोर्ट्स आपकी हैं 6 से 7 में, जिसमें आपकी पैरेलल करने के लिए भी एक तो आपकी मास्टर बन जाएगी और दूसरे से आप इसकी पैरेलल कर सकते हैं, स्लेव्स बना सकते हैं। फिर हैंगर फिक्सिंग होल्स हैं बैक साइड पे इन्वर्टर्स, इसकी साइड्स पे, कि अगर आप इसको हैंगर हैंगर आपने फिक्स करना है तो हैंगर इसकी दूसरी साइड पे आ जाता है। 9 जो है आपके ब्रैक, ये आ जाते हैं इसके ब्रैकेट फिक्सिंग होल्स एंड बैटरी बैटरी फिक्सिंग होल्स आ जाते हैं। इसके बाद जो हार्डवेयर इंस्टॉलेशन है लिनक्स एफ का इससे आसान है। इसमें ये प्लग एंड प्ले है, आपने स्टैकिंग करनी है मॉड्यूल्स की, एक के ऊपर एक को स्टैकिंग करनी है। 9 मॉड्यूल्स, 3 से 9 मॉड्यूल्स जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं बैटरी सिस्टम के साथ, उसकी एम्पेरेज के ऊपर। और उसके बाद इसमें जो मेनली आ जाता है वो प्लग एंड प्ले है, सारे एमसी फोर्स कनेक्टेड है, सिर्फ आपने उसको प्लग करना है एंड इट्स रेडी टू यूज। कोई इसमें इशू नहीं है। इसमें सबसे ऊपर एक बीएमएस आएगा, वो सर्किट ब्रेकर्स वगैरह सारे कुछ उसमें लगे होंगे, वहां से आपने ऑन किया and, इस रेडी टू यूज, कोई मसला नहीं है इसमें। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन लिनक्स ए की एग्जांपल लें तो डिलीवरेबल्स जो इसमें आते हैं उसमें वही चीज़ें हैं कि आपके जो जो चीज़ नीड है उसमें, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ब्रैकेट, बैटरी, स्क्रूज, डॉक्यूमेंट्स, इसके सीरियल नंबर्स एंड ऑल जो है वो इसमें अवेलेबल होते हैं। डिवाइस स्टोरेज के मतलब यही होता है कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहे, रूम टेम्परेचर पे हो, ह्यूमिडिटी ना हो, ऐसी जगह ना हो जहाँ पे पानी वगैरह हो, या इसमें इक्विपमेंट लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो नॉर्मल आपके डिवाइस स्टोरेज के ऊपर आ जाती है चीज़ें। जी। इसी तरह बैटरीज के लिए कि बैटरीज टिल्टेड ना हो, उसको कोई बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो वाली बात आ जाती है। फिर आपकी जो स्टैकिंग है, स्टैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए दोनों बैटरीज के अंदर। यानी अगर आप स्टैक कर रहे हैं बैटरीज, हाई वोल्टेज बैटरीज, तो दोनों बैटरीज के अंदर जो दो बैटरीज, अगर आप दो सेट लगाए हैं तो दोनों बैटरीज के आगे पीछे जो है वो तकरीबन 600 मिलीमीटर का फासला होना चाहिए, ताकि वो हीट अप ना हो। अगर हीट अप होती है तो दूसरे को खराब ना करें। तो इस तरीके से जो है वो उसको इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो उसमें है। और तीसरा आ जाता है इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। इसकी इंस्टॉलेशन है कि एंगल प्रॉपरली वही प्रॉपर एंगल हो, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ना हो, और टिल्ट ना हो। ये दो चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सैरियोज में जो आपके इन्वर्टर्स के साथ हाई वोल्टेज बैटरीज के कनेक्शंस हैं, वही तरीके से हैं कि आप अप टू 8 बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल में, और उसके बाद इन्वर्टर्स, ब्रेकर्स और बाकी चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं, 8 बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट हो जाती हैं। अ, ये कुछ ब्रैकेट इंस्टॉलेशन क्या है, जो आपकी लेने हमारी लिनक्स ए बैटरी है जो लो वोल्टेज 48 वोल्ट पे है, उसके ऊपर जो बैटरी है उसकी इंस्टॉलेशन किस तरीके से है, वो कि हैंगर कैसे इंस्टॉल करना है। हैंगर में अगर आपने हैंग करना चाह रहे हैं उसके ऊपर वॉल पे, तो वॉल पे कैसे होगी, आप किसी उस पे कर रहे हैं कोई ब्रैकेट बना रहे हैं प्रॉपर, उसके अंदर कैसे होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं ब्रैकेट इंस्टॉलेशन के हवाले से। उसके बाद ये जैसा आपकी बनता है कि इसमें जो कैबिनेट इंस्टॉलेशन है, कैबिनेट इंस्टॉलेशन में आपकी कैसे है, उसकी वायरिंग क्या है, जो कैबिनेट का साइज होना चाहिए वो 19 इंच स्टैंडर्ड कैबिनेट रिकमेंडेड है। 800 से 600 से 800 अबव होना चाहिए। वेट उसकी 600 होनी चाहिए, 800 मीटर अबव होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए उसको। कैबिनेट की जो है वो प्रॉपरली जगह होनी चाहिए उस तरीके से, ताकि वो हीट अप ना हो। एंड बेटर है कि कैबिनेट में अगर वो फैन है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसमें बाकी बैटरी इंस्टॉलेशन, डायरेक्ट कनेक्शन मोड जो है उसके पावर केबल, पी केबल, और आपकी जो आपकी है कम्युनिकेशन केबल वो है यूज होती है, और आपकी बैटरी कनेक्ट होकर इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाती है। बैटरी कंबाइनर बॉक्स जो आप बनाएंगे उसमें आपके पावर केबल आ जाती है, फिर उसके बाद ब्रेकर्स आ जाएंगे। अगर आप एक ही का एक आपने बैंक बनाया है, उसको आप 2 बैटरीज के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं,
या वो जो पूरा आपने मास्टर स्लेव करके आपने एक सेट बनाया हुआ है, तो उसमें आप इस तरीके से जो है आप कनेक्ट करके एक कंबाइनर बॉक्स बनाएंगे विद अ कॉपर स्ट्रिप। आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव वहीं से एक पॉजिटिव चला जाएगा आपका एक बैटरीज के अंदर, दूसरा दूसरी बैटरी के अंदर, इस तरीके से आपको डिवाइड हो जाएगा। तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अह, बाकी ये वही चीज़ आ गई कि बैटरी कंबाइनर बॉक्स के हवाले से इन केस आपने दो सेट बनानी है तो उसको किस तरीके से, उसको भी इसी तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, वो जाके एक कंबाइनर बॉक्स में होंगी, वहां से आगे वो डिसिपेट हो जाएंगी। बैटरी डीसी बस मोड जो है, अगर बस मोड के थ्रू, वही अगर कंबाइनर बॉक्स में बनाते हैं और बस मोड करते हैं, बस पे आते हैं, डीसी बस आपके साथ लगाएंगे, सारी बैटरी आके बस में कनेक्ट होंगी और बस से आगे वो आगे जितने भी इन्वर्टर्स लगे हुए हैं मास्टर मास्टर और स्लेव हर के, वो चला जाएगा और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक के साथ ही वो कर रहा होगा। मेन जो इन्वर्टर है, जो मास्टर इन्वर्टर है, वो मेन कम्युनिकेशन कर रहा होगा विद दी अदर स्लेव इन्वर्टर्स, और वही जो आपका इन्वर्टर है, जो मास्टर इन्वर्टर है, वही आपका नीचे मेन बैटरी के साथ, और मेन बैटरी आपकी हर बैटरीज के साथ आगे वो करेगी, कम्युनिकेशन करेगी। फिर जो आपका बैटरी के साथ स्पेशली जो आपने कनेक्ट करना है, अर्थ का कनेक्शन लाजमी देना है ताकि वो भी अर्थिंग में रहे। पावर केबल कनेक्शंस हैं बैटरीज के। इसके बाद आ जाते हैं जो इसके बीएमएस कम्युनिकेशन है, उसकी जितनी भी आपकी कलर कोडिंग के हिसाब से बीएमएस के हैं वो है। इसमें पेन्स हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो के साथ कनेक्ट करेंगे बीएमएस कम्युनिकेशन के लिए। आपका वो कनेक्टर नॉर्मली बने हुए आते हैं, लेकिन अगर कोई आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो उसके लिए कलर कोडिंग आपको रिक्वायर्ड होती है। गुड भी बैटरी कंबाइनर बॉक्स और नॉन गुड भी कंबाइनर बॉक्स में थोड़ा सा है कि आप किसी के पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट जगह पे कैसे कनेक्ट हो रही हैं। ऑन करने से पहले सबसे पहले चीज वही आती है कि वेल वेंटिलेटेड है, पावर केबल प्रॉपर्ली अटैच्ड है, उसके बाद अर्थ कनेक्शन प्रॉपर लगा हुआ है, अर्थिंग के वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, डीसी वोल्टेज ठीक हैं, उसके बाद आप बैटरी को ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के लिए आपने ब्रेकर क्लोज करना है, उसके 2 सेकंड के बाद आप बैटरीज को ऑन करते चले जाएंगे और बैटरीज आपकी इसी तरीके से ऑन हो जाएंगी। उसके बाद जो बेसिकली अगर कोई इशू होता है तो उसमें आप मेन ब्रेकर ऑफ करेंगे तो सारी बैटरीज ऑफ हो जाएंगी। ये सेफ्टी लाजमी होनी चाहिए इसमें। जी, यहाँ तक था कि इंस्टॉलेशन के ऊपर कि इंस्टॉलेशन क्या है, कैसे है, बैटरी इंस्टॉलेशन कैसे है, उसके बाद जो इन्वर्टर इंस्टॉलेशन है वो कैसे है, वो यहाँ तक वो पार्ट। इसके बाद जो मेनली फोकस होता है इंस्टॉलेशन, आई थिंक इज इजी पार्ट, उसमें कोई इशू नहीं होता। हमें ज़्यादा इशू आता है ऑन दी कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स के ऊपर। तो कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स के लिए हमें जो लोकल एक्सेस है जिसके ऊपर हमने सारी सेटिंग करनी है वो है आपकी सोलर ऐप। सोलर गो ऐप के थ्रू आप इसकी सारी सेटिंग्स करेंगे, जिसमें आप इसका सेफ्टी कोड, इसके एडवांस पैरामीटर्स, इसकी बैटरी कनेक्शंस, इसकी बैटरी पैरामीटर्स, वो हाई लोड की पोर्ट के कनेक्शंस, सॉरी सेटिंग्स, वो सब कुछ आप सोलर गो के साथ होगा। अच्छा, तो जब आप इसको, सबसे पहले जो इंटरफेस है सोलर गो ऐप का, वो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसको आप कनेक्ट करने का तरीका यही है कि आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, सोलर गो में जाएंगे तो आपको इन्वर्टर का ब्लूटूथ शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके पास कोई, ये राइट साइड पे जो हमारा एक इंटरफेस है, इसका एक इस तरह का एक इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको उस टाइम का रियल टाइम स्टेटस पता चल रहा होगा कि क्या है, वेटिंग है, वर्किंग है, ऑन ग्रिड मोड है, व्हाट्सएवर जो है वो आप पता चल रहा होगा। नीचे इसकी एक फ्लो डायग्राम आ जाएगी जिसमें आप पीवी, बैटरी, लोड एंड ग्रिड के एक सिंगल लाइन डायग्राम बनी होगी, जिसे आप देख सकते हैं कितना कुछ क्या चल रहा है इस टाइम पे, कहाँ गलती। इसके नीचे हमारे पास ये 6 ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें सेफ्टी कोड है जो हमारे पास इंडिया या 50 हर्ट्ज सेलेक्ट होना चाहिए। वर्किंग मोड स्टेटस आपका, वो आप पे है, उसको आप आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या वर्किंग मोड्स हैं और आप किस तरह सेट कर सकते हैं। बैटरी मॉडल होना चाहिए, बैटरी कम्युनिकेशन स्टेटस यहाँ पे प्रॉपरली ओके होना चाहिए, मीटर स्टेटस ओके होना चाहिए, बैकअप ऑन होना चाहिए। ये नॉर्मली ऑफ आता है, इसको हमें ऑन करना पड़ता है इन सेटिंग्स जाके। इस तरह आपको जो फर्स्ट इंटरफेस ऐसे ही है, इसके अगर आप
जो आप राइट साइड में हमारी डायग्राम है, इसके अंदर सबसे नीचे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, होम, पैरामीटर्स एंड मोर। या मोर की जगह सेटिंग्स आता है। तो सेटिंग्स में जाके आप बाकी अपनी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स पे आपका डाटा आ रहा होता है और वार्निंग कोड आ रहा होता है, वार्निंग मैसेजेस टाइम पे क्या इशू आ रहा है, अगर कोई मसला है, इन्वर्टर फॉल्ट दे रहा है, तो आप इसके अंदर जाके अपने सारी चीज चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या इशू क्या आ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो मोर आ जाता है या सेटिंग आ जाता है, उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस है जिसमें डिफरेंट सेटिंग आ जाती है, क्विक सेटिंग, बेसिक सेटिंग, एडवांस, लोड कंट्रोल, जनरेटर सेटिंग, डायग्नोसिस मोड, कम्युनिकेशन सेटिंग, मीटर टेस्ट, वेरिएंट और फर्मवेयर। लास्ट टू तो इतने एडवांस नहीं है, लेकिन जो मेनली मीटर टेस्ट तक, सबसे पहले आप इसमें मीटर टेस्ट अपना परफॉर्म करें, मीटर ओके है तो उसके बाद आप क्विक सेटिंग में जाएंगे। क्विक सेटिंग में जो आपका पासवर्ड है, सबसे पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा, इंस्टॉलर पासवर्ड वो है गुडवी 2010 एंड स्मॉल। उसमें आपको सबसे पहले आ जाता है सेफ्टी कोड। आप सेफ्टी कोड सेट करना मस्ट है। आप सेफ्टी कोड सेट करेंगे इंडिया। इंडिया सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी जितने भी वोल्टेजेस होंगे, ग्रिड वोल्टेजेस, वो इंडिया के अकॉर्डिंगली वो सेटिंग कर देगा सारे। यानी कि उसमें नॉर्मली ये होता है कि 180 से लेकर 253.5, ये उसकी वोल्टेज रेंज सेट करेगा अपनी, जो डिफॉल्ट आती है इंडिया के साथ। जैसे ही करेंगे इंडिया 50 हर्ट्ज में ये करेगा। और बाकी आपकी जितनी भी सेटिंग है फ्रीक्वेंसी की और सब कुछ, वो उसके अकॉर्डिंगली डिफॉल्ट सेटिंग इंडिया सेट करने के साथ ही हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे तो आपसे वो बैटरी कनेक्शन मोड मांगेगा। अगर बैटरी आपने लगाई हुई है तो बैटरी एक्सेस पे चले जाएंगे, नहीं लगाई हुई तो नो बैटरी करके उसको नेक्स्ट करेंगे तो कैंसिल करा जाएगा। इनकेस आपने बैटरी लगाई हुई है तो आगे आपको मॉडल्स दे देगा, पहले ब्रांड देगा, ब्रांड के बाद मॉडल आ जाएंगे। आपने गुड्डी की लगाई है, आपने एलजी लगाई है, पाइलॉन टेक लगाई है, सोना लगाई है, व्हाट्सएप जितनी भी हमारी बैटरीज कंपेटेबल है वो सारी आ रही होती। उसमें जो जो मॉडल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो सा मॉडल है वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने सारे जो बीएमएस प्रोटोकॉल्स है उसको उठा के उसका बीएमएस कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आपका आ जाएगा मोड्स आ जाएंगे, वर्किंग मोड्स। वर्किंग मोड्स में दो मोड्स हैं, एक सेल्फ यूजेज मोड, एक पीक शेविंग मोड। सेल्फ यूजेज मोड में आपका आ जाता है कि आप इसको बैटरी को किस टाइम चार्ज कराना चाहते हैं, किस टाइम डिस्चार्ज कराना चाहते हैं, आप ग्रिड से चार्ज करवाना चाहते हैं, अगर करवाना चाहते हैं तो किस टाइम पे चार्ज कराना चाहते हैं, या पूरा दिन चार्जिंग होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रात को हो जाए। अगर आप कहते हैं रात को चार्जिंग ना हो, आप उसका टाइम सेट कर सकते हैं। इनके आप कहते हैं कि मेरी सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक या 4 बजे तक चार्जिंग रहे, जिस टाइम मेरा सोलर है उसी टाइम पे चार्जिंग करें, उसके बाद चार्जिंग ना करें, वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। आप ये भी सेट कर सकते हैं कि मेरा ग्रिड जो है, अगर इन केस बैटरी लो है तो उसको नाइट टाइम में चार्ज करना पड़ता है, तो किस टाइम पे चार्ज करें, उसके बाद चार्ज ना करें। आप इसमें डिफरेंट सेटिंग जो है अपने हिसाब से, लोड आपने कितनी ड्रेन करानी है, वो सब कुछ आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं इस मोड में जाके। और जब पीक शेविंग मोड आ जाता है, पीक शेविंग मोड के अंदर आपने जो हमारा बेसिकली होता है कि आप इकोनॉमिकल मोड सेट कर देते हैं कि हमारी ड्रेनेज कितने टाइम में हो, क्या हो, पीक पे क्या है, पीक आवर्स में हमारे क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर वो सेटिंग हो सकती है। जो वर्किंग मोड्स, ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आर्म वेरिएंट हो गया, और ईटीटी के लिए हमारा 745 है, और उसका भी हमने 745 आर्म वेरिएंट 06 है। अच्छा ये जो ओल्ड वर्किंग मोड्स थे, जैसे आप पहले अगर किसी ने यूज़ किया तो इस तरीके से मोड आते थे, अब कुछ इस तरीके से हैं। इसमें सेल्फ कंजप्शन मोड में वही मैंने जैसा बात की कि ऑन ग्रिड डीओडी, ऑफ ग्रिड डीओडी आपने कितना है, फिर उसके बाद आगे आपको एडवांस सेटिंग के अंदर आपको बैकअप मोड, इकोनॉमिक मोड, स्मार्ट चार्जिंग मिल जाता है कि आपने किस टाइम पे चार्ज करना है, किस टाइम पे डिस्चार्ज करना है, व्हाट्सएप, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अ, जिस टाइम पे सन नहीं है तो उस टाइम पे सप्लाई कहाँ से जाएगी, क्या होगा, वो सारा कुछ आप इस तरीके से इस सेटिंग में जाके सेटिंग कर सकते हैं। ये उसका जो डीओडी की है। फिर जो एडवांस सेटिंग में बैकअप मोड में इनेबल ग्रिड चार्जिंग का ऑप्शन है। ग्रिड चार्जिंग आपने अगर कितनी करनी है, लेट्स सपोज आप कहते हैं 50% जो है वो ग्रिड से चार्ज हो सकती है, 50% से ऊपर मैं पीवी से ही चार्ज करूंगा। कि इनकेस रात को बिल्कुल डेड हो गई है बैटरी, तो ये ना हो कि बैटरी डेड रहे, चलो यार 20%, 30%, 10% जो है वो चार्जिंग ग्रिड से हो जाए, तो वो ग्रिड से इतनी लेगा, बाकी वो छोड़ देगा, फिर आपकी अगले बैटरी से ही चार्ज होगी। उसके बाद इकोनॉमिक मोड में बात करें तो इकोनॉमिक मोड में आपने क्या करना है, चार्ज करनी है, डिस्चार्ज करनी है, कौन से टाइम फ्रेम में सेट करना है, कितने परसेंटेज आपने ड्रेन करानी है, अ, कितने परसेंट तक हो, कितना उसको, लेट्स सपोज आपका लोड कनेक्टेड है 100%, तो आप उस लोड को कितना
बैटरी से देना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं यार मेरा बैटरी जो 50% बैटरी दे और 50% मेरा ग्रिड दे, तो वो भी आप यहाँ पे ये एसओसी और पावर उसकी सेट करके से चला सकते हैं। और इसमें आप ये भी सेट कर सकते हैं कि किस मंथ में ये काम होना चाहिए, किस मंथ में नहीं होना चाहिए, किस वीक में होना चाहिए, या टाइम क्या होना चाहिए, वो सब कुछ इसके अंदर इजीली आप सेट कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, अपने सुटेबल टाइम के मुताबिक। व्हाट्सएप जो आप जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आपके लिए इजी है, यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। फिर बैटरी वर्किंग जो है उसके अंदर आप कर देखें टर्न टाइम, एंड टाइम, मंथ क्या है, अगर डे आपने करने डे में होना चाहिए। बैटरी वर्किंग के लिए आप इसकी जो चार्जिंग मोड है उसको सेट कर सकते हैं। और हेलो। कैन यू हियर मी? हेलो। ओके सॉरी, माइट बी सम कोई इश्यू था शायद। ओके। सो हम थे इस पे इकोनॉमिक मोड के ऊपर कि आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग एंड ऑल उसमें जो कुछ है वो आप इसमें कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज ये स्मार्ट चार्जिंग जो है, चार्जिंग टाइम कितना कौन सा होना चाहिए, कब चार्ज पे स्टार्ट होनी चाहिए, पीक लिमिटिंग क्या है उसकी, कितने परसेंट चार्ज हो, कितनी रेंज तक चार्ज होनी चाहिए। और उसके अलावा चार्जिंग टाइम क्या है, वो सारा कुछ जो है वो इसमें आप जो स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन है उसमें आप सेट कर सकते हैं। इसके द नेक्स्ट थिंग जो पीक शेपिंग है, पीक शेपिंग में आपकी जो इंपोर्ट है आप उसको सेट कर सकते हैं कि आप कितना इंपोर्ट करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते। क्या ड्रेनेज है, डिस्चार्ज टाइम आप क्या रखना चाहते हैं कि पीक शेपिंग में आपकी बैटरी सपोर्ट कर जाए, और कब से कब तक हो, टर्न ऑन टाइम क्या है, टर्न एंड टाइम क्या है, इंपोर्ट पावर लिमिट क्या है, कि वो सारी चीजें आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो इक्विपमेंट डिटेक्शन है वो आप सेल्फ टेस्ट यूजर से परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसमें जो सेट टाइम है वो सेट कर सकते, सॉरी सेल्फ चेक है, जो उसे आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कि पीवी ओके आ रही है, पीवी 2 ओके है, बैटरी ओके है, ग्रेड ओके है, ये नॉर्मल है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बैकअप, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, सीटी और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आपको बता देगा। कोई चीज़ नॉर्मल है तो वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके बाद अगर यहाँ तक थी आपकी कोई सेटिंग, एडवांस सेटिंग के अंदर चले जाए तो एडवांस सेटिंग में आपकी एसपीडी आ जाती है। उसके बाद जनरेटर ड्राई कॉन्टैक्ट आ जाता है, अगर जनरेटर आप लगा रहे हैं तो इसका ड्राई कॉन्टैक्ट ऑन कर देंगे, अदरवाइज ऑफ रहेगा। बैकअप शेडो स्कैन, बैकअप ऑन कर बैकअप में जाएंगे तो बैकअप ऑन करेंगे, स्पेशली जो आपका वो है बैकअप ऑन करेंगे। सेल्फ स्टार्टिंग ऑफ ग्रिड मोड सेलेक्ट होगा ताकि वो ऑटोमेटिकली ऑफ ग्रिड मोड में शिफ्ट हो सके। उसके ये आप है ऑफ ग्रिड फर्स्ट होल्ड स्टार्ट, यह भी आप सेलेक्ट कर देंगे ताकि आपका बैकअप ऑन रहे। इसके बाद शेडो स्कैन का इतना नहीं है, लेकिन वहां पे जहाँ पे शेडो का आ रहा है कि हमारे किसी पैनल के ऊपर शेड आ रहा है तो उसमें शेडो स्कैन ऑन कर दिया जाए ताकि वो इसको एडजस्ट कर सके अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमारे पास जो
थ्री फेज ईटीज इन्वर्टर है, उसमें हमें एक और सेटिंग मिल जाती है थ्री फेज अनबैलेंस आउट पावर की। तो वो हम यहाँ से ये फंक्शन ऑन करेंगे तो अनबैलेंस आउट पावर हो जाएगा, अदरवाइज वो बैलेंस आउट पावर पे ही चलता रहेगा। उसके बाद पावर लिमिट, जो हमारा है पावर लिमिट ऑन करना, पावर लिमिट एक्सपोर्ट पावर को सेट करना, जब सीटी लगा रहे हैं जैसे आपका नेट मीटर नहीं लगा हुआ तब तक ये इस तरीके से वो पावर लिमिट को आप करके चला सकते हैं। सीटी आप कंट्रोल करेगी, आपके लोड को देखेगी और आपको चलाती रहेगी। एएफसी डिटेक्शन आ गई, वो ऑन करना। फिर इसके बाद बैटरी पैरामीटर्स यहाँ से भी चेक किए जा सकते हैं, उसकी डीओडी ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड को चेक करना। फास्ट चार्जिंग अगर करनी है तो फास्ट चार्जिंग को ऑन करके एसओसी कट ऑफ, फास्ट चार्जिंग क्या कितनी रेंज तक, डीओडी होल्डिंग क्या है, ये सारा कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेफ्टी पैरामीटर्स के अंदर आपके ये हमारे कुछ पैरामीटर जैसा एक्टिव पावर मोड सेट, रिएक्टिव पावर मोड सेट, स्पेशली के इलेक्ट्रिक में रिएक्टिव पावर को बोल किया जाए तो यहाँ से सेट किया जा सकता है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास कोई बेसिक या एडवांस सेटिंग के बाद हमारे पास आता है लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल में हमारे पास अगर कोई स्टैंडर्ड डिवाइस है, पावर स्विच मोड है, टाइम मोड करना है, बैकअप लोड कंट्रोल है, वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद जनरेटर सेटिंग है जो ई एस यूनिक और ई एस जी टू में आती है। उसमें ये है कि अ, अगर आपने जनरेटर कनेक्ट करना तो जनरेटर ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसके साथ वो करते हैं लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड आपको ऑन करना पड़ेगा कि आप अभी जनरेटर नहीं कनेक्ट करें, आप लोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका हैवी लोड कनेक्ट हो जाएगा। डायग्नोसिस मैसेज अगर आप इसमें जाते हैं तो आप इसमें सारी चीज, कोई इशू है तो वो यहाँ पे आपको पता चल सकता है, डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या मसला तो नहीं है, चार्जिंग क्या हो रही है, वो सब कुछ यहाँ से आप एक अपना सिस्टम का चेक खुद कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सेटिंग अभी तक ऑन ग्रिड इन्वर्टर जिन लोगों ने यूज किए हैं वो यही करते हैं कि आपने वाईफाई ऑन किया, वाईफाई ऑन करने के बाद उसकी वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन वहीं से कर लेते हैं। जबकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें आपने ब्लूटूथ के थ्रू आपने ऐप में आना है, सोलो को ऐप में आने के बाद आपने कम्युनिकेशन सेटिंग में जाना है। कम्युनिकेशन सेटिंग, फिर नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग्स में आपको आपका मिल जाएगा सारा क्या उसको कहते हैं वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन का, वाईफाई आपके जो घर में लगा हुआ है उसका, वो सारा कुछ वहाँ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने इसका पासवर्ड चेंज करना है, वाईफाई डिवाइस का पासवर्ड चेंज करना है या इन्वर्टर का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो अपडेट सबसे लास्ट ऑप्शन है। कोई मॉडबस प्रोटोकॉल, जैसे आप कोई थर्ड पार्टी डिवाइस लगा रहे हैं, जैसा ऑन ग्रिड सिस्टम में हम लगाते हैं, जेनसेट कंट्रोलर लगाते हैं, कोई ऐसी चीज लगा रहे हैं, तो वो आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना मॉडबस एड्रेस जो भी है 0 से 247 तक वो आप सेट करके अपना उसके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। वाईफाई डायग्नोसिस के अगर आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इस सब करने के बाद वहाँ पे आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया, उसके बाद आप मीटर टेस्ट कर लेंगे कि मीटर टेस्ट आपका ओके है, उसको कोई मसला तो नहीं है। ये वेरिएंट आ जाता है, वेरिएंट और फर्मवेयर, ये आपका हिस्सा आ जाता है। इसको वो आपको बता देगा कि लेटेस्ट है नहीं लेटेस्ट है क्या है, उसको आप वहीं पे चीज़ें जो है ना आ जाएगा। यहाँ तक आ गई कि आपने जो इन्वर्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई। इसके बाद आ गया बैटरी कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स के अंदर बैटरी को, जो बंदे बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं गुडवी की, बाकी की अपनी सेटिंग्स होती है लेकिन गुडवी की सेटिंग्स है उसमें वही सोलर को ऐप के अंदर आपने जाना है। सोलर को ऐप के अंदर जाके आपने बैटरी सेलेक्ट की। बैटरी के इंडिकेटर्स जो एसओसी उधर है, वो लाइट जो है वो इंडिकेशन क्या क्या है उसमें, sorry, छः वो एलईडी इंडिकेटर्स हैं जिसमें 5% रहेगी 25 तक, 25 से ऑनवर्ड वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद इसकी रेड लाइट जो है, अगर कोई इंडिकेटर है उसमें कोई अलार्म आ रहा है तो वो रेड लाइट इंडिकेट करेगा, अदरवाइज वो ग्रीन पे रहेगा और ग्रीन पे जो है वो शो कर देगा आपका कितनी बैटरी इस टाइम है, कितनी डिस्चार्ज हो चुकी है, कितना आपका रहता है इस टाइम पे, तो वो सारा जो है ना वो आ जाएगा। ग्रीन इज नॉर्मल स्टेटस एंड रेड इज नॉर्मल स्टेटस नॉर्मल। उसके बाद जो चेक करने वाले पॉइंट्स हैं, नॉर्मली नॉर्मली एक चीज़ आती है कि हम इंस्टॉलेशन करने के बाद हम चीज़ें चेक नहीं करते, ना उसके फैंस को चेक करते हैं ना बैटरी को चेक करते हैं कि बैटरी किस हालत में है, कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये हमारी तरफ से चेक नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें चेक की जाए। उसके बाद जो मेनली पॉइंट आ जाता है वो आता है कि इन केस कोई ट्रबल शूटिंग आ जाती है जो कॉमनली एरर्स है,
जो कॉमन हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम्स के अंदर, वो कुछ मैंने मेंशन कर दिए थे। उसमें जो ट्रबल शूटिंग के आ जाते हैं, किस तरह करना है। स्पेशली अगर आप मुझे या हमारे किसी भी सर्विस इंजीनियर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होती हैं कि आपने इन्वर्टर का सीरियल नंबर, इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन डेट, फॉल्ट अगर कोई आ रहा है फॉल्ट, उसके बाद अगर उसकी जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है कि आपने कितनी स्ट्रिंग्स लगाई हुई है, कितने उसके लगाए हुए हैं, तो वो अगर आप इनिशियली मेंशन कर देते हैं तो वो एक पहले ही जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट चेक कर लेता है, इन केस पे वो साथ साथ आपसे पूछा जाता है। अच्छा, इसमें जो कॉमनली एरर्स है, सबसे कॉमन एरर जो इस टाइम पाकिस्तान में फेस करते हैं वो है रिले चेक फेलियर। रिले चेक फेलियर जो है वो बेसिकली आता है ग्रिड की तरफ से। और ग्रिड हमारा अनस्टेबल है बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें हमारा सबसे पहला तो हमारी न्यूट्रल में फेज आना स्टार्ट हो जाता है, या न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज हमारे इतने एक्सीड हुए होते हैं कि हम उसमें इन्वर्टर ब्लॉक कर रहा होता है। तो हमने उसको चेक करना होता है कि वो तो नहीं है, कोई इशू उसमें तो नहीं आ रहा। अगर न्यूट्रल टू अर्थ हमारे वोल्टेज खराब आ रहे हैं या न्यूट्रल फ्लक्चुएशन कर रही है, तो हम नॉर्मली उसको डेल्टा टाइप पे ले जाते हैं कि न्यूट्रल को रिमूव कर दिया, डेल्टा टाइप के ऊपर चला लिया इन्वर्टर को। तो ये रिले चेक नॉर्मली मेनली हमें आता है इसमें। जो देखने में आता है कि रिले चेक में इश्यूज आ जाते हैं, और उसको सिर्फ यही है कि आप या तो न्यूट्रल को चेक करते हैं, न्यूट्रल के ऊपर क्रेन भी हुई हुई है तब भी ये इशू आता है, न्यूट्रल लूज हो तब भी ये इशू आता है, अर्थ का इशू हो जाए तब भी रिले चेक दे देता है न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज में। तो इस तरीके से रिले चेक फेलियर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद इसको आप इसमें चेंज करा सकते हैं। उसके बाद पीवी इनपुट ओवर वोल्टेज नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पे देखा गया है कि इंस्टॉलर्स जो है वो ऊपर की मैक्सिमम रेंज है 1000 लिखी है, तो 1000 के ऊपर, बल्कि 1000 से ऊपर जाके भी वोल्टेज डिजाइन कर रहे होते हैं कि यार जो वीओसी है वो तो बड़ा है, लेकिन जब वीएमपीपी चलेगा तो ये 900 पे आ जाएगा, लेकिन वो ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन देना स्टार्ट करता है, और ये फिर इसमें क्वेश्चन आता है। हाँ, इसमें एक तो ओवर साइजिंग पे आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका अर्थ वोल्टेज के साथ पीवी टू अर्थ वोल्टेज पे आइसोलेशन जब आ रहा हो, तब भी वो एक इंडिकेटर, एक रॉ इंडिकेटर भी ला सकता है उसमें। पीवी वोल्टेज क्या है कि उसकी बैक एंड पे उसको आइसोलेशन फेलियर करा सकता है। तो ये एक दो एरर्स आते हैं इसमें। फिर ग्रिड एरर्स हैं, वीएससी एफएससी यूटिलिटी, तो वो ग्रिड के ना होने पे, ग्रिड फेज ना होने पे या फेज मिस होने की सूरत में ग्रिड एरर्स दे देगा। इसके बाद आइसोलेशन फेलियर, जैसा मैंने वहां पे कहा कि वो एरर आइसोलेशन फेलियर का आइसोलेशन फेलियर जो कॉमनली आता है वो आता ही लीकेज के ऊपर है। लीकेज आइदर फ्रॉम दी डीसी साइड, अर्थ साइड, या ग्रिड साइड। डीसी साइड में ये हो सकता है डीसी इन्वर्टर, डीसी केबल आपकी कहीं से टेम्पर्ड हो सकती है, कोई इशू हो सकता है, कोई कट लगा हो सकता है, आपके स्ट्रक्चर के साथ हो सकता है, आपके केबल ट्रे जो चल रही है उसके साथ हो सकता है, किसी के साथ वो लीकेज दे सकती है। फिर आ जाता है आपकी अर्थ। अर्थ भी अगर लीकेज दे रही है तब भी आपको आइसोलेशन फेलियर आ सकता है। स्पेशली अर्थ का तब आता है जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाए, तब ये एरर देना स्टार्ट करता है आइसोलेशन फेलियर। तो और न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारा कॉमन फैक्टर है, न्यूट्रल फ्लक्चुएशन होगी, ये ये एरर आ सकता है, लेकिन न्यूट्रल से कम आता है दो डीसी साइड और आपका जो अर्थ है, इससे बहुत ज्यादा ये एरर आता है। इसको रिजॉल्व करने का तरीका यही है कि या पहले आप इसके डीसी टू अर्थ वोल्टेज चेक करना है। डीसी टू अर्थ वोल्टेज हमेशा ये चाहिए कि अगर आपकी स्ट्रिंग बनी गई 600 वोल्ट की, तो हाफ ऑफ द स्ट्रिंग आपका डीसी टू अर्थ प्लस से अर्थ और माइनस से अर्थ हाफ ऑफ द स्ट्रिंग होना चाहिए, और दोनों वोल्टेज के दरमियान बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 10 से 15 वोल्ट का जो गैप है ना, वो आप इसको कहें कि वो क्या, अगर इसमें ज्यादा होता है, स्टैटिक हो जाते हैं आपके वोल्टेजेस, ड्रॉप नहीं करते, तब भी आप इसको, वो स्ट्रिंग आपकी खराब हुई हुई है, उस स्ट्रिंग को आपको चेक करना है। और अगर अर्थ है तो न्यूट्रल से अर्थ होके चेक हो सकता है। स्ट्रिंग रिवर्स्ड कोई जगह लगा देता है, वो स्ट्रिंग रिवर्स का ऑप्शन आ जाता है, तो वो स्ट्रिंग को जगह कर ले प्रॉपर लगाया तो वो हो सकता है। तो ये मोस्ट जो कॉमन एरर्स थे वो ये थे अभी तक के, जो फेस भी किए, और नॉर्मल जो एरर बार बार आते हैं वो यही एरर्स हम फेस करते हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक तो मेरी प्रेजेंटेशन थी। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको हम एड्रेस करते हैं कि क्या है। अच्छा, डीसी न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज रेंज जो है,
अच्छा, न्यूट्रल अर्थ एसी वोल्टेज रेंज आ जाएगी, वो लेस देन 10 होने चाहिए, 10 वोल्ट होने चाहिए। और डीसी टू अर्थ जो है वो मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रिंग है उसकी हाफ स्ट्रिंग चाहिए और डिक्रीजिंग होने चाहिए। अगर आपकी 300 वोल्ट की स्टार्टिंग है, वो स्टार्ट हो 300 से और ड्रॉप करते करते आपके एक पैनल की जो वोल्टेज है वहां तक आ जाए। ओके, सो व्हाट इज अ मेंटेनेंस प्रैक्टिस शुड, हेलो, ये क्या मसला है? कैन यू हियर मी नाउ? ओके, सॉरी, आई डोंट नो क्या इशू है, बट ओके। ओके, रेंजेस जो है आपकी, नहीं, अच्छा, जो न्यूट्रल टू अर्थ है वो है 10 वोल्ट एसी से डाउन होने चाहिए वोल्ट। न्यूट्रल से अर्थ जब आप चेक करते हैं तो 10 वोल्ट मैक्सिमम, इससे यानी कि 2 3 हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन लेस देन 10 होने चाहिए। और डीसी टू अर्थ हाफ ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है उसके हाफ ऑफ द स्ट्रिंग, और प्लस से अर्थ और माइनस से अर्थ दोनों स्ट्रिंग्स के वोल्टेजेस के दरमियान फर्क नहीं होना चाहिए ज्यादा। 10 वोल्ट 15 वोल्ट का ओके है, इससे ज्यादा होगा तो उसमें कोई ना कोई इशू है। लेट्स सपोज आप चेक करते हैं प्लस से अर्थ इज 300 और माइनस से अर्थ इज 200 और 150, तो आपकी फिर उस स्ट्रिंग में कोई ना कोई इशू है, लीकेज है, वहां पे कोई टेम्पर्ड हुआ हुआ है, तो वो आप वहां से फिर चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो आ जाता है कि मेंटेनेंस प्रैक्टिस शुड होम ओनर्स फॉलो आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ गुडवी सिस्टम। होम ओनर्स के लिए सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो आ जाता है, इसकी फैंस आ जाते हैं नीचे जो है, उनको टाइमली चेक कर लिया जाए। और अगर कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर को चेक करना, लेकिन मेनली यही है कि आपको फैंस अगर है जो हो सकते हैं डस्टी हो सकते हैं उसमें, यही है, फैंस है जिसको फैंस को चेक करना लाजमी है। और जो जितने भी गुडवी इन्वर्टर्स हैं उनके नीचे प्रॉपर ट्रे लगी हुई है, अगर आप उसको ओपन करें, सिस्टम बंद करें, सिस्टम बंद करने के बाद आपके साइड पे स्क्रूज हैं, आप उसको करने के बाद उसको ओपन करें, पूरी ट्रे नीचे आ जाती है, उसको फिर ब्लोअर से कर लें या किसी कपड़े से साफ कर लें। मेरी तो ये है कि ब्लोअर से साफ कर लें तो आपकी ज़्यादा इजीली क्लीन हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ग्रिड इन्वर्टर मॉडल रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें, मैं इसको देख लूंगा और फिर इसके बारे में आपको गाइड कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर, ओके। अच्छा, इज देयर एनी सोल्यूशन फॉर अ 3 फेज ग्रिड टाई ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल्ड विदाउट मीटर टू यूज? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, और इसमें आपको एक स्मार्ट मीटर साथ लगाना पड़ेगा जो आपकी जीरो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा, ताकि आप जितना आपके घर में यूजेज है वो यूज करें और बाहर एक्सपोर्ट ना करें। जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोलर का मकसद यही है। आउट टू फैक्ट्री रीसेट, डिफॉल्ट रीसेट, ई एस जी टी इन्वर्टर, आप इसको सोलर को ऐप के थ्रू ही रीसेट कर सकते हैं। उसका सेफ्टी कोड जब चेंज करेंगे तो वो आपकी सारे एसी ग्रिड को जो है वो रीसेट कर देगा। आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेटिंग कर सकते हैं सारा। और ग्रिड टाइड जो इन्वर्टर है उसका मैंने बताया कि आपको जेड जो जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस कंट्रोलर है उसको लगा के इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डिवाइस को, और जीरो एक्सपोर्ट होने से रोक सकते हैं। तो, I think- अच्छा, आफ्टर जीरो एक्सपोर्ट विल बी द हैवी लोड ऑन 3 फेज गॉड बैलेंस, नहीं,
जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोलर जो ऑन ग्रिड मोड इन्वर्टर जितने भी होते हैं वो बैलेंस आउटपुट पावर देते हैं, और जीरो एक्सपोर्ट कंट्रोलर जो है वो लोएस्ट फेज को लेके काम करता है ताकि आपको बाहर ना भेजे। इन केस आपका एक फेज पे लोड है 4 एम्पेयर, एक पे 5, एक पे 6, तो वो 4 एम्पेयर को लेगा ताकि आपका जो बाहर से इंपोर्ट है वो कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, और 4 4 एम्पेयर वो हर फेज पे देना स्टार्ट कर। ये ना करेगा वो, अगर 6 एम्पेयर को लेगा तो वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो उसको बचाने के लिए लोएस्ट फेज के साथ वो सिंक्रोनाइज करता है। इसके अलावा सेक्शन about the unlocking method for the lock security that we discuss in the mounting session. एक मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो माउंटिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम जाएं, अगर आप इन्वर्टर के माउंटिंग स्ट्रक्चर पे देखें तो माउंटिंग स्ट्रक्चर को अनलॉक बेसिकली या तो एक उसका लॉक है, आप यहाँ पे लॉक लगाएंगे, एक सेकंड, एंटी सेट लॉक लगाएंगे तो इसमें तो आप अपने से लॉक करें, लॉक खोलेंगे, या आप स्क्रू लगा सकते हैं, आप अपना लॉक लगा सकते हैं, या आप इसमें इसको अप साइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है इसका। Can smart meter along with on-grid inverter to supply electricity to home during grid outage? नहीं। बेसिकली जो on-grid इन्वर्टर्स है उनका फिनोमेना ये है, उनको थ्री फेज कनेक्शन मस्ट चाहिए होता है। तो थ्री फेज कनेक्शन से सिंक्रोनाइज होंगे तभी वो अपनी प्रोडक्शन ऑन करते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। हाउ मैनी मोबाइल डिवाइस कनेक्ट विद ब्लूटूथ इन्वर्टर एट सेम टाइम? ब्लूटूथ इन्वर्टर के साथ तो एक ही डिवाइस कनेक्ट होगी, लेकिन आप उसको जब ऑनलाइन कर देंगे तो आप मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को एक्सेस दे सकते हैं, 4 5 10 जितने भी आप देना चाहें वो पे आप दे सकते हैं, लेकिन एज अ टाइम वन टाइम पे ब्लूटूथ के साथ एक ही डिवाइस कनेक्ट होगी। प्लीज मेक इट अबाउट गुड बी उर्दू एंड पोस्ट। ओके इरफान भाई, इंशाल्लाह इसको मैं देख लेंगे, और इस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द सजेशन। जी, गुड वी इन्वर्टर ग्रिड टाइड 10 k-DT, जी बिल्कुल, जो 10 किलोवाट इन्वर्टर है उसके नीचे दो फैंस इंस्टॉल्ड है जो हीट एक्सप्रेशन के लिए यूज होते हैं, हीट सिंक की। ओके, एंड व्हाट मेंटेनेंस प्रैक्टिस शुड होम ओनर्स फॉलो आफ्टर इंस्टॉलिंग अ गुडविन सिस्टम? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो मैं नॉर्मली ज्यादातर भी मेंशन करता हूँ, वो ये है कि आपने फैंस को देखना होता है कि टाइमली फैंस को चेक करके फैंस को साफ करना है, तो वो कर सकते हैं। ये होम ओनर्स के लिए है कि होम ओनर्स जो है वो फैंस को लास्ट में चेक करते हैं। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एरर इफ द ग्रिड फ्रीक्वेंसी इज अनस्टेबल? एफएसी फेलियर फ्रीक्वेंसी का एरर देगा। बेसिकली तीन एरर्स हैं जिसमें वीएससी, यूटिलिटी और एफएसी आता है। वीएससी आपकी वोल्टेज रेंज या वोल्टेज स्टेबल नहीं है, या आपकी वोल्टेज रेंज से बाहर है, या फेज में से, तब वो वीएससी देता है, और एफएसी इन केस ऑफ ग्रिड फ्रीक्वेंसी देता है। Okay. नहीं, जो वारंटी को सिर्फ जो वारंटी को इफेक्ट करता है वो करता है आपका फ्रंट पैनल। जो फ्रंट पैनल है उसके ऊपर वारंटी सेल होती है, जो बैक फैंस है ना
उनके लिए इसीलिए राइट और लेफ्ट पे स्क्रूज दिए गए हैं, ताकि उसमें वारंटी इफेक्ट ना हो। वो आप खोलेंगे तो पीछे से पूरी ट्रे नीचे आ जाएगी, ट्रे पे आप इसको काम करके साफ कर सकते हो, उसमें वारंटी इफेक्ट नहीं होगी। इंशाल्लाह इरफान भाई, इसको हम बिल्कुल देख रहे हैं, और इसको हम प्लान में है, इंशाल्लाह इसको जो जल्दी करेंगे। थिंक इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन आंसर होने से रह गया हो तो भी मेरे पास जो आ रहे थे उनको तो मैंने आंसर किया है। ओके, how does the new product line up in a corporate bifurcation panels, modules, and how does it cater the raise in टेम्परेचर? देखिए, जो आपके नई प्रोडक्ट आ रही है उसमें उसकी एम्पलीट्यूड रेंज को बढ़ाया गया, उसकी करंट रेंज को बढ़ाया गया, क्योंकि बाइफिशियल गेन जब आता है नॉर्मली तो पैनल का जो लेट्स सपोज आईएससी है वो 16 एम्पेयर है, तो बाइफिशियल गेन के साथ उसका बढ़ जाता है, तो उसको कैटर करते हुए इसकी एम्पलीट्यूड रेंज को बढ़ाया गया। सेकेंडली, उसी वजह से जो हमारे अब नए प्रोडक्ट्स आ रही हैं उसमें जो आपका टेम्परेचर रेंज है उसको बढ़ा दिया गया है। उसमें जो आपकी मॉसफेट्स वगैरह है उसको हायर कैपेसिटी पे लगाया गया है, ताकि टेम्परेचर का इशू ना आए। लेट्स सपोज हमारा जो अब नया इन्वर्टर है, ग्रिड टाई इन्वर्टर की बात की जाए, तो उसके साथ जो पीवी इंस्टॉलेशन है वो अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 20 किलोवाट की पीवी इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी रखी गई है, ताकि नॉर्मली लोग जो है वो नॉर्मली हमें जरूरत होती है 1.3 1.4 की, तो जो आगे 0.6 आगे है वो उसमें दे सकती है, सेव सेव एंड दे देती है टेम्परेचर के हवाले से और डिफरेंट और प्रोडक्शंस के हवाले से। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू वेरी मच। और ओके, थैंक यू वेरी मच। जो शुक्रिया आप सब लोगों का जो आप हमारे साथ रहे इन दोनों सेशंस के अंदर। और अब आप इसमें देखिएगा कि तकरीबन अब इसका जो एग्ज़ाम है जो फर्स्ट ही अनाउंस किया गया था फ्रॉम मार्केटिंग टीम, तो वो आपको आपकी ईमेल के अंदर रिसीव हो जाएगा, उसमें देखिएगा। और उस एग्ज़ाम में इतना मुश्किल नहीं होगा, जनरल क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर। और जो उसमें जो है वो नॉर्मली जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी प्रेजेंटेशन के अंदर से होंगे, आप उसको आंसर्स कर सकते हैं। और जो लोग स्कोर करेंगे 60 पॉइंट्स और प्लस, उनको वर्चुअल सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी की तरफ से ईमेल आ जाएगी। और टॉप 10 स्कोरर्स जो होंगे वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स उनके लिए बाय हैंड रिसीव होंगे, एंड प्लस जो स्पेशल गिफ्ट्स हैं फॉर द एप्रिसिएशन वो रिसीव हो जाएंगे उन्हें। तो थैंक यू वेरी मच जो आप टाइम दिया। इंशाल्लाह इस सेशंस को हम करते रहेंगे और गाइड करते रहेंगे। बाकी कोई क्यूरी होती है तो आई थिंक यू हैव माय नंबर, आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फहद है, फहद को कांटेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच ऑल, आई थिंक इट्स टाइम टू एंड। और अगर किसी और के कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो काइंडली मुझे डायरेक्टली जो है ना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल।